जय भीम इंडिया न्यूज़ में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर HCG कैंसर केंद्र ने दिव्या महिला विशेष क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए बधाई दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर HCG NCRI केंद्र सेंटर नागपुर ने अपना विशेष महिला क्लिनिक दिव्या लॉन्च किया, जो सभी आयु वर्ग की महिलाओं को स्क्रीनिंग, परामर्श, सहायता प्रदान करता है। HCG ने अपने 8 से 8 पैकेज की भी घोषणा की है। हर एक साल मार्च 8 सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन हम HCG ये एक नया क्लिनिक लेके आए हैं, इसलिए बिकॉज़ हमको ये जानकारी है एवरी ईयर जो महिलाओं में कैंसर का रेट है ना बहुत बढ़ते जा रहा है। ये इसलिए बढ़ते जा रहा है, उनका प्रॉपर प्रिवेंटिव हेल्थ चेक, उनको जो स्क्रीनिंग करवाने का टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिले तो उसका कई सुविधा नहीं होता है, उसका स्क्रीनिंग भी बहुत महंगा होता है। इसलिए HCG ने ये सोचा हम सब लोगों को जो केयर करता है वो हमारा मदर, वाइफ, बहनें, ये लोगों को केयर हम क्यों नहीं करें। इसलिए हमने एक वुमेन केयर क्लिनिक स्टार्ट किया। इसी में सब महिलाओं को 88 रुपीज़ में पैप्समेयर टेस्ट, मैमोग्राफी, USG एब्डोमेन एंड फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन, योगा थेरेपी एंड काउंसलिंग भी किया जाएगा। तो हम पूरा नागपुर एंड विदर्भ रीजन को ये अपील करता है, ये सुविधा को उपयोग कर ले। एंड इसके साथ साथ जैसा हम अभी आप सब लोगों को जानकारी है, कोविड वैक्सीनेशन ने हमारा कोविड वायरस को कैसा कंटेन करने में कामयाब रह गया। ऐसा ही सर्वाइकल कैंसर रोकने में एक सर्वाइकल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी है, बट इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए हम ये जानकारी देना चाहता है, अभी सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन भी HCG कैंसर सेंटर में अवेलेबल है। जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो प्यूबर्टी अटेन करने वाला है बिटवीन 11 ईयर्स टू 22 ईयर्स, वो लोगों को ये वैक्सीन देने से फ्यूचर में सर्वाइकल आने का संभावना बहुत कम हो जाता है। इसलिए सब लोगों को ये दरख्वास्त है, हमारा केयर कैंसर प्रिवेंशन इन आवर हैंड्स। प्लीज़ यूटिलाइज दिस सर्विसेज एंड गेट स्क्रीन्ड फॉर योर सेल्फ to prevent occurrence of cancer in future. Thank you. इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इस अवसर पे हम HCG ऑन्कोलॉजी सेंटर की तरफ से एक दिव्या क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं। तो ये है एक स्क्रीनिंग क्लिनिक फॉर महिला और छोटे यंग गर्ल्स के लिए भी है। इसमें हम खाली 88 रुपीज़ में पूरी टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट के तरफ से कंसल्टेशन होगा, और फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम काउंसलिंग भी करेंगे। छोटी छोटी जो लड़कियां रहती है, बच्चियां रहती है, उनको हम सर्वाइकल वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, और सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए हम पैप्समियर करेंगे। इसके बाद हम सोनोग्राफी भी करेंगे। और जैसे देखा जाता है कि काफ़ी सारे महिलाओं में होने वाले कैंसर ओबेसिटी रिलेटेड रहते हैं, जैसे मोटापा और कैंसर, इसका काफ़ी रिलेशन रहता है। तो हम उनको ओबेसिटी के बारे में या फिर डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, योगा के बारे में भी कंसल्टेशन देंगे। तो ये सब चीज़ें हम खाली 88 रुपीज़ में महिलाओं को देने वाले हैं। तो इसका सभी महिलाओं ने और लड़कियों ने फ़ायदा लेना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये हम 1 महीने तक इसको हमने इसका प्रोविज़न किया है। और ये हर महीने के 8 तारीख को हम इसको 88 रुपीज़ में महिलाओं के लिए उपलब्ध करेंगे। रूस तथा यूक्रेन के युद्ध ने संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से महायुद्ध की ओर धकेल दिया है। वहीं
महायुद्ध की आहट ने संपूर्ण देश को चिंतित कर दिया। एक और जहां विश्व कोरोना महामारी की त्रासदी से अभी संभल भी नहीं पाया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने विश्व को शांति को अशांति में बदल दिया, वहीं मानव जाति शांति की प्रार्थना कर रही है। वर्धा सर्व सेवा संघ एवं वर्धा जिला सर्वोदय मंडल ने सभी गांधी जन ने आज शांति पदयात्रा कर विश्व शांति की अपील की। जो बुनियादी बात है वो आप लोगों के सामने रखी है। मुझे मालूम नहीं हम गांधी की उस केंद्रित अर्थव्यवस्था को कब समझेंगे और कब हमको बिल्कुल होश आ जाएगा कि उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है युद्ध को रोकने के लिए। पहली बात है कि ये राष्ट्रवाद का मानस नहीं होना चाहिए। ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा राष्ट्र, ये जो अहंकार है ये राजनीतिक रूप से बहुत टुकड़े करने वाला है, विभाजन करने वाला है। इसलिए रूस और यूक्रेन में आज युद्ध है, लेकिन मैं कहती हूँ कि और सब राष्ट्रों में भी तो कहाँ मेल और प्रेम है। वो लोग कभी भी लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं और ज्वालामुखी कभी भी फूट जाएगा। तो दूसरी बात यही है कि हमारे जो हथियारों का जखीरा है, जो ऑटोमिक है या दूसरे हैं, किसी भी प्रकार के हथियार हैं, लोगों को जो जोश आता है युद्ध करने में, अभी रुक नहीं पाते वो लोग। कारण क्या है? अपना अपना जखीरा। सोचते हैं मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास मैं तुमको तहस नहस कर दूंगा। अरे ये कौन सा अहंकार कहाँ से है? उस अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसको जब तक वो हमारी आजीविका का कारण बना रहेगा। देखिए, क्योंकि आज विश्व में जो कैटास्ट्रोफी उतार कर आए हैं युद्ध के नाम से, हम लोग अभी आते समय यहाँ स्लोगन देते थे कि हमारा मंत्र जय जगत, हमारा लक्ष्य विश्व शांति, लक्ष्य विश्व शांति है। और ये भी कहते हैं कि युद्ध नहीं शांति चाहिए, युद्ध नहीं शांति चाहिए। शांति का कंडीशन केवल युद्ध थमने से नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस। ये तो काफ़ी लंबा विषय है कि युद्ध बंद हो गया हम समझ लेंगे कि शांति आ गया दुनिया में, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आज के स्थिति में युद्ध हमारे सामने इमीडिएट एक समस्या पैदा हो गया है, जिसके चलते हम ये पदयात्रा के दौरान लोगों के पास यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र राज्य में जहां महाविकास आघाड़ी सरकार लाभार्थियों को अधिक अनुदान देने को तैयार है, वहीं जिला परिषद में दीन दलितों के नाम पर सत्तासीन लोग दीन दलितों को योजना से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं। जिला परिषद अकोला में सत्ताधारी दल की साजिश के विरोध में महाविकास आघाड़ी के सभी जिला परिषदों सदस्यों की ओर से पशुपालन विभाग की योजना से लाभार्थी लाभान्वित हो, इस मांग को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। महाविकास आघाडीचा विजय असो। जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि आदिवासी लोकांकरिता विशेष घटक योजना आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत पशुसंवर्धनच्या दुधाळ जनावरे आणि शेळी गट योजना राबवल्या जाते। शेळी गटाकरता पूर्वी 45,000 रुपये अनुदान होते। महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने हे अनुदान वाढवून 68,000 रुपये अनुदान केलेले आहे, परंतु याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते आणि जिल्हा परिषदेला
27/1/2022 रोजी शासनाचे पत्र प्राप्त झाले. त्याच्यानुसार पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे विषय सूचीवर विषय घेण्यासाठी फाईल टाकली असता अध्यक्षांनी ती परत केली. विभागाने परत विषय सूचीवर विषय घेण्याकरिता 10/2ला फाईल परत अध्यक्षांकडे दिली. अध्यक्षाने तरीही विषय सूचीवर विषय घेतला नाही. महाविकास आघाडीच्या 22 जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सहीने वेळेवर येणाऱ्या विषयात विषय घेण्यासंदर्भात 22/2/2022 रोजी आम्ही अध्यक्षांना पत्र दिलं, सचिवांना पत्र दिलं, तरीसुद्धा विषय सूचीवर विषय घेतला नाही आणि सर्वसाधारण सभेतसुद्धा चर्चा केली नाही. एक प्रकारे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि आदिवासी बांधवांच्या योजनांना विरोध करण्याचं काम या जिल्हा परिषदमध्ये होऊन राहिलं. महाविकास आघाडीच्या सरकारने 23,000 रुपयाची अनुदानात वाढ केली. तो लाभ जर ही प्रशासकीय मान्यता झाली नाही तर या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. म्हणून महाविकास आघाडीच्या वतीने हे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. वसई वेस्ट में सुयोग नगर में गुजरात गैस एजेंसी अनधिकृत तरीके से निर्माण कर रही है. इसी वजह से रहवासियों में घबराहट का माहौल पैदा हुआ है. भोपाल गैस रिवाज के कारण लाखों लोगों की जान गई थी. स्टार क्लासिक बिल्डिंग, विक्टोरिया सोसाइटी और आयरिश सोसाइटी अवैध तरीके से बनाई जा रही है. गैस टर्मिनल कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और घबराते हुए नागरिकों ने प्रशासन से गुहार लगाई और पत्र व्यवहार किया. साथ ही सभी सोसाइटी के रहवासियों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा निकाला. मैं विस्टेरिया ACD कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ. यहाँ पर हम लोग आपको आज जमा हुए हैं इसलिए कि हमारी सोसाइटी के एकदम अपोजिट 10 मीटर के फासले पे ही गुजरात गैस का गैस स्टेशन प्लांट आ रहा है, जो हम लोग पिछले 6 या 8 महीनों से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ आने वाला है. आज हमने गुजरात गैस के रिप्रेजेंटेटिव सचिन चौहान और उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको बुलाया था. उन्होंने जानकारी जो दी हमें उसके हिसाब से उन्होंने अभी तक पैसों और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको अप्लाई किया है गैस स्टेशन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक उनको परमिशन मिला नहीं है. हमारा यहाँ पर हम लोग जो जमा हुए हैं वो इसलिए कि ये गैस स्टेशन जो आ रहा है हमारी जानकारी के हिसाब से ये 100 मीटर के रेडियस के अंदर आता है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर. आप जब देखोगे ये प्लॉट विस्टेरिया से हार्डली ये 10 मीटर के दूर पे है. उनके एडजेसेंट है स्टार क्लासिक बिल्डिंग, जब प्लांट के हिसाब से वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे भी प्लांट नहीं आ रहा है, गैस स्टेशन नहीं है. और जो रो हाउसेज है यहाँ पर बाजू में वो भी एकदम एडजेसेंट है. तो हमारा ये कहना है कि पहली बात तो ये ज़मीन जो ये रिज़र्व लैंड है, ठीक है, ये रिज़र्व लैंड पे हमारी जानकारी के हिसाब से यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम या कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है, पहली बात. दूसरा, यहाँ पर वाटर लॉगिंग जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ 2-2, 3-3 फीट तक पानी जमा हो जाता है. हमारे आप बिल्डिंग में देखिए, हमारी बिल्डिंग खुद 3 फीट ऊपर बनी हुई है ज़मीन लेवल, रोड लेवल से. तो एक दूसरा चीज़ ये. तीसरा चीज़ ये कि यहाँ मोबिलाइजेशन के लिए जो गैस अनलोडिंग लोडिंग करने के लिए जो ट्रक्स आएंगे, हमें ये बताया गया है ये पिछले भाग का हिस्सा उनको दिया गया है. अनलोडिंग और लोडिंग जो होगा ये हमारी जो सोसाइटी के प्राइवेट रोड है, जो आयरिश सोसाइटी है, विस्टेरिया सोसाइटी है और रो हाउसेज है, यहाँ पर ये यहाँ पर ट्रक हमारे गेट के एकदम अपोजिट आने वाला है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ट्रक के ही आने और जाने की सुविधा है. जय भीम मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है.
जनहित में जारी। काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लहुजी साळवे कर्मचारी महासंघ नांदेड़ की ओर से महाराष्ट्र के जाने माने साहित्यकार विश्वास पाटिल इनके द्वारा लिखी हुई अन्ना भाऊची दर्द भरी दास्तां इस किताब पर नांदेड़ में व्याख्यान का आयोजन किया गया। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं अन्ना भाऊ साठे इनके प्रतिमा को माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बालाजी थोटवे इनकी अध्यक्षता में हुए इस व्याख्यान कार्यक्रम में पूर्व विधायक अविनाश घाटे, विजय वरणवरकर, सुग्रीव अंधारे, प्रकाश कांबळे अतिथि के रूप में मौजूद थे। साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याच्या अनुषंगाने साहित्य क्षेत्रामध्ये अण्णाभाऊंची उपेक्षा अण्णाभाऊंच्या हयातीमध्ये ज्या प्रस्थापित साहित्यिकांनी केली त्याच्या अनुषंगाने विचार करता पानिपतकार विश्वास पाटील यांनी मागच्या 2 महिन्यापूर्वी अण्णाभाऊंची दर्दभरी दास्तान, त्यांच्या जिंदगी आणि लेखणीची कहाणी या अनुषंगाने एक मोठा ग्रंथ प्रकाशित केलेला आहे। मी माननीय विश्वास पाटील यांच्याशी संवाद साधला आणि चर्चा केली तेव्हा अण्णाभाऊंचे अनेक असे पैलू की जे जगासमोर आलेले नाहीत, वाचकासमोर आलेले नाहीत आणि इथल्या साहित्य क्षेत्राने त्याची नोंद घेतलेली नाही, म्हणून ती नांदेडकरांना आणि महाराष्ट्रांना आणि साहित्य जगताला अज्ञात करून द्यावी या अनुषंगाने त्यांचं आज नांदेडमध्ये आम्ही विशेष असं व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे। सर, नवसाहित्यिकावर के लिए क्या कहेंगे? नवसाहित्यिकांनी अण्णाभाऊंचा वैचारिक आणि लेखणीचा वारसा जपला पाहिजे। तळातल्या माणसाच्या अनुषंगाने त्याला नायक बनून लिहिलं पाहिजे। माणसं नुसते जगवले पाहिजेत नाहीत तर त्यांना जागवले पाहिजेत या अनुषंगाने अण्णाभाऊंच्या साहित्याकडे बघितलं पाहिजे आणि अण्णाभाऊंचं साहित्य नवलेखकांनी केवळ मराठीपुरतं सीमित न ठेवता ते देशातल्या साऱ्या भाषांमध्ये कशा पद्धतीनं भाषांतर करता येईल याकडे लक्ष घातलं पाहिजे। अण्णाभाऊंच्या एकूण साहित्याचा विचार केला तर जागतिक पातळीवर अण्णाभाऊंची कादंबरी आणि कथा रशियन भाषेत झालेली आहे, झोकेस्लियन भाषेत झालेली आहे, झेक भाषेत झालेली आहे, पण देशामधल्या हिंदी सोडता अनेक भाषांमध्ये तामिळ असेल, बंगाली असेल, कानडी असेल, पंजाबी असेल इकडे मात्र भाषांतरित झालेले नाहीत। म्हणून नवलेखकासाठी आणि संशोधकासाठी ते एक मोठं आव्हान आहे, ते त्यांनी पेलावं असं या पद्धतीने मला सांगावंसं वाटतं। मेरी जो किताब है साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे, इनकी जीवनी और लेखन प्रक्रिया के बारे में, अन्नाभाऊ की दर्द भरी दास्तान, उसके बारे में मैं पाठकों से, कार्यकर्ताओं से संवाद साधने के लिए इधर आया हूँ। और अन्ना जी का बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र के निर्मिति में, संयुक्त महाराष्ट्र जिसको कहते हैं। तो उन्होंने अपनी वाणी और अपना लेखन कार्य यह दोनों की एक नंगी तलवार हाथ में लेकर खड़े थे। वो ज़माना ऐसा था कि नेहरू जी का राज था, पंतप्रधान थे, मोरारजी भाई बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर थे। तब महाराष्ट्र के बारे में और नेहरू के खिलाफ में बोलने की किसी की ताकत नहीं थी। उस ज़माने में एक साहित्यकार अण्णाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख, आचार्य आत्रे, इन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत महान कार्य है। और आज हम मराठी दिन बहुत शान से मनाते हैं, लेकिन ऐसे दिन पर भी लोगों को जिन्होंने सही मायने पे महाराष्ट्र की निर्मिति की, उसके बारे में रास्ते में झगड़ा किया, संघर्ष किया, उनकी लोगों को आज याद नहीं है। ये मेरा दुख है। और ऐसे सब बहुत बातें अण्णाभाऊ साठे जी की जीवनी, उनका महान कार्य, उनका साहित्य और उन्होंने लिखा हुआ वो नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर भी कितना सशक्त था, ये जो रियलिटी है, जो वास्तव है, वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, नव साहित्यकारों के लिए क्या कहेंगे? नव साहित्यकारों के लिए जीवन की आराधना करना चाहिए, साहित्य की आराधना करनी चाहिए। और जो पर्टिकुलर
जाने माने सब्जेक्ट है, उसके सिवा बाहर जाके कड़ी मेहनत उठानी चाहिए, क्योंकि पाठकों की संख्या आज बहुत कम हो रही है। कोई पढ़ता नहीं, नए जनरेशन में सब यूट्यूब और मोबाइल पे लगे रहते हैं। उनको वहाँ से बाहर खींचने वाला साहित्य नव साहित्यिकों ने लिखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। रायगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नामचीन नागरिकों को रायगढ़ भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। रायगढ़ जिला परिषद की ओर से दिए जाने वाले रायगढ़ भूषण पुरस्कार आज अलीबाग में अभिभावक मंत्री अदिति तटकरे, पूर्व राज्य मंत्री मीनाक्षी पाटिल और पूर्व विधायक पंडित पाटिल की उपस्थिति में वितरित किए गए। इस वर्ष यह पुरस्कार जिले के 257 लोगों को दिया गया है। तरी सर्वात आतुरतेने ज्याची आपण वाट पाहतो तो हा रायगढ़ भूषणचा कार्यक्रम असतो। गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आयोजित होत असताना मधल्या कालावधीमध्ये 2-2, 3-3 वर्षाच्या अंतरानंतर आपण पुरस्काराचं आयोजन केलं। मला आठवतंय मी जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष असताना, भूषण आपण उपाध्यक्ष असताना सुद्धा जवळपास 2-3 वर्षाच्या कालावधीनंतर आपण तो कार्यक्रम आयोजित केला आणि आजचाही कार्यक्रम जवळपास मला वाटतं 2019 नंतर पहिल्यांदा इतक्या कालावधीनंतर 2-3 वर्षाच्या कालावधीनंतर आयोजित होतोय। त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम आयोजित होत असताना गेल्या अनेक दिवसांपासून उत्सुकता होती। मला आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करावासा वाटतो की खरं तर जिल्हा परिषद याचं जे काही एकंदर आयोजन आहे, नियोजन आहे, हे गेल्या 3-4 महिन्यापासून करत होते, पण कोविडचे काही मर्यादा, काही बंधन असल्यामुळे त्यावेळेला मोठ्या पद्धतीनं कार्यक्रम घेता येत नाही आणि कार्यक्रमासाठी उत्साह पाहता आमच्या सगळ्यांचीच आणि जिल्हा परिषदेची प्रामुख्याने इच्छा होती की कार्यक्रम हा नित्य नियमाने जसा इतर वेळेला ज्या आमच्या सर्वच रायगडवासियांना या ठिकाणी पुरस्कार देण्यात येत आहे, यांनी आपापल्या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे आणि समाजासमोर त्यांनी एक उदाहरण त्या निमित्ताने ठेवलेलं आहे आणि ज्यासाठी त्यांचा आजचा हा सन्मान आयोजित करण्यात येत आहे। आपल्या संबंध कुटुंबासोबत ज्या व्यक्तीला पुरस्कार दिला जातो त्या कुटुंबाला पुरस्कार देत असल्यासारखं एक वातावरण संबंध त्या गावामध्ये आणि परिसरामध्ये असतं। इतका मान सन्मान या पुरस्काराला निश्चितपणाने आहे। त्याच्यामुळे आज या पुरस्काराचे विजेते आपण ठरलेले असाल तर कालपर्यंत जितकी आपली किंवा आजपर्यंत जितकी आपली जबाबदारी ही रायगड जिल्ह्याप्रती आणि समाजाप्रती होती त्याच्यापेक्षाही जास्त जबाबदारी आपली आता वाढलेली आहे। त्यामुळे आपापल्या क्षेत्रामध्ये अधिकरित्या आपण कार्यरत राहावं अशीच विनंती आमच्या सर्वांच्याच वतीने या ठिकाणी करते। जिला पालघर विरार चांदवी एरिया में 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद शाहकार ग्रामीण प्रीमियर लीग द्वारा क्रिकेट के खेल का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट खेल का आयोजन सचिन मांडवी, विशाल पाटिल द्वारा किया गया था। छत्रपति प्रतिष्ठान चांदवी ने फाइनल मैच जीत ली। वहीं दूसरे स्थान पर खानियोड़ी की टीम रही। मुंबई पश्चिम रेलवे के पुलिस आयुक्त केसर खालिद ने कहा कि इस तरह के मैच शहर में खेले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा आयोजन पहली बार देखने मिला। ग्रामीण भागामध्ये अशी ह्या टाईपची स्पर्धा कधी झाली नव्हती आणि ग्रामीण भागामध्ये खूप होतकरू खेळाडू आणि खूप काही प्रतिभावान खेळाडू पण त्यांना कधी असं प्लॅटफॉर्म मोका नाही भेटला। त्याच्यामुळे त्यांना या अशा याच्यावर प्लॅटफॉर्म भेटावं म्हणून आम्ही स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे। ह्या स्पर्धेचा सलग 2रा वर्ष आहे आणि माझ्या वाटतं याची लोकप्रियता एवढी वाढली की उत्स्फूर्त प्रतिसाद भेटला है। देखिए, भारत की अभी भी 60% जो है लोक संख्या वो ग्रामीण भाग में रहती है। मतलब इस देश में अगर आप 125-130 करोड़ लोग हैं तो उसका 60% ग्रामीण भाग में रहता है। मैं ख़ुद ग्रामीण भाग से आया हुआ आदमी हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि ग्रामीण भाग में भी टैलेंट की भरमार है, कूट के भरा हुआ है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब जो गेम है यहाँ पे क्रिकेट, ये बेसिकली बड़े शहरों का गेम होके रह गया है। छोटे शहरों में बल्कि कुछ सालों पहले तक तो ऐसे स्टेट्स जो बहुत डेवलप नहीं थे वहाँ पे भी इस गेम का कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं था। लेकिन आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है कि एक छोटे से जगह से आकर के
उन्होंने इंडिया की कैप्टनसी भी की और जो रिकॉर्ड क्रिएट किया वो सबको मालूम है। इसी ढंग से बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं, प्लेयर्स ऐसे आ रहे हैं जिनका कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो छोटे शहरों से, टायर 2, टायर 3 टाउन से हैं, नॉन मेट्रोस हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, टैलेंट को बढ़ावा देना, उसको प्रोग्रेस होने के लिए, डेवलप होने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मैं समझता हूँ कि समाज के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं 2 सालों से इस गेम में आता हूँ कि ये गांव के परिवेश में ये गेम हो रहा है। आप अभी मैचेस देखिएगा, पिछली बार मैंने देखा बहुत कॉम्पिटिटिव मैच था, फाइनल तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। तो ऐसा नहीं कि इनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट की नरिशिंग बहुत ज़रूरी है। अब आपको मालूम है कि अगर तेंदुलकर साहब या विनोद कांबली को आचरेकर जैसा गुरु नहीं मिलता या इवन प्रवीण आमरे को, तो प्रोबेबली वो वहाँ नहीं होते जहाँ पे वो पहुँचे। तो उसको नरिश करना, उसको शेप अप करना बहुत ज़रूरी है। ये अपॉर्चुनिटी है, इसी में से आपको टैलेंट नज़र आएगा और इसमें जिसको टैलेंट है उसको फिर आगे जगहों पे चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हमारी बहुत सारी टीम्स है, रणजी की टीम है, ईरानी ट्रॉफी की टीम है और भी बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं। मुंबई की स्कूल से आप देखिए कितने लोग निकले हैं, आगे बढ़े हैं। तो ऐसा होना चाहिए और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, सचिन हैं और लोग हैं, यहाँ एक्स MP साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सब ने इसको ऐसा बढ़ावा दिया है कि उसके कारण आज आप इतनी भीड़ यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। आपने कहा कि आपने जय भीम मीडिया न्यूज़ में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? उमा, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोला पुलिस स्टेशन यहां साई नगर डाबकी रोड पर क्षेत्र में स्थायी रूप के पानी के नाले तैयार किए जाएं। बीच सड़क पर लगे बिजली के खंभों को हटाने के संबंध में अचानक नागरिकों के रास्ता रोको आंदोलन किए जाने से पुलिस प्रशासन और अकोला मनपा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने आह्वान दिया कि समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। माझं नाव वंदना इंगळे आहे। आमच्या नगरात म्हणजे नाल्या नाही आहे, रस्ते नाही आहे आणि नाल्या जमा झाले पाणीमुळे खूप समस्या होत आहे। मच्छर वगैरे खूप होत आहेत आणि डिलिव्हरीची बाई वगैरे असते तर जायला पण रस्ता नाही आहे। 15 वर्षापासून आम्ही इथं राहत आहे। पावसाळ्यात खूप त्रास होतो आणि मच्छराचा पण खूप त्रास होत आहे, पोरं बिमार पडतात। तुमची मागणी काय? रस्ते, नाल्या आणि मधले पोल काढणे। महानगरपालिकाला गेल्या 2 वर्षापासून साईनगरमधील लोक त्यातील नाल्या, सांडपाणी, रस्ते यासाठी नेहमी निवेदन देऊन ते रस्ते दुरुस्त करण्याकरिता मागणी करत होते। परंतु हे महानगरपालिकेचं सरकार कोणत्याच प्रकारच्या त्यांच्याकडे लक्ष देत नव्हतं। म्हणून आज साईनगरमधील सर्व महिला, पुरुष यांनी रस्ता रोको आंदोलन केलं आहे। त्यांनी आम्हाला माहिती दिली म्हणून आम आदमी पार्टीच्या वतीनं आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालो। आम्ही महानगरपालिका प्रशासनाला विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर त्याच्या ज्या समस्या असतील, जे काही रस्ते, पोल, नाल्याचे संबंध असतील ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अन्यथा यापेक्षा उग्र मोठं आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येईल, याची दक्षता महानगरपालिका प्रशासन ने घ्यावी। साईनगर के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त आज नागरिकों ने यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया है, जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ में मिलकर इसको पाठिंबा दिया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि शहर में आज अकोला महानगर पालिका है, जिसको यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस सभी पक्षों ने महानगर पालिका बना रखा है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए, नागरिकों का अधिकार है। हम टैक्स इसलिए भरते हैं कि हमको सुविधाएं चाहिए। यहाँ पर एक
4 गुना टैक्स तो बढ़ा दिया, परंतु सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारी यही मांग है कि यहाँ के जो नागरिक नरक की यातना भोग रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, अच्छी सड़कें मिले, नालियाँ मिले, जो रास्तों में पोल है जिसके कारण रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है ये न हो, बस इतनी हमारी मांग है। प्रशासन जागे और इसके ऊपर काम करे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अमरावती शहर में राजापेट पुलिस ने आधी रात को दसरा मैदान में एक अपार्टमेंट पर छापेमारी में राजस्थान के 3 युवकों के पास से 5 करोड़ रुपए मुद्देमाल का 10 किलो सोना और 5,39,000 रुपए के नगद, ऐसा मिला के 5 करोड़ 5 लाख रुपए का नगद माल बरामद किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा राजस्थान से 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। राजापेठ मध्ये आम्हाला आमच्या DP पथकाकडून माहिती मिळाली की राधाकृष्ण अपार्टमेंट दसरा एरिया यामध्ये फ्लॅट क्रमांक 401 मध्ये काही इसम संशयात आहे आणि त्यावरून मग आम्ही आमच्यासोबत असलेली टीम पोस्ट राजापेठचे PI अमेरिकर, ASI माभारी आणि स्टाफ महिला कर्मचारी यांना घेऊन आम्ही व्हिडिओ कॅमेरासहित आम्ही तिथे गेलो आणि आतमध्ये गेल्यानंतर आम्हाला त्या फ्लॅटमध्ये 3 इसम दिसले, एक राजेंद्र सिंग आणि त्याचे 2 साथीदार। तर त्या फ्लॅटमध्ये बऱ्याच कच्चे कागद होते, चिठ्ठ्या होते, त्यांच्यावर व्यवहार होते आणि त्या ठिकाणी अंदाजे जवळपास 10 किलोच्या वर सोन्याचे दागिने आणि लगड सोन्याची किंमत जवळपास 5 करोड आणि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिया गया प्रस्तुत OBC आरक्षण रिपोर्ट को खारिज करने के बाद यह मामला सामने आया था। विपक्षी समूहों ने OBC आरक्षण के कारण विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान किया। उसके बाद विधानसभा में OBC आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश के सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में चुनावी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसे सदन के सभी सदस्यों ने मंजूरी दे दी है। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आज यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदेव जी आठवले साहब से यहाँ पर इनसे ऑफिस में यहाँ पर हम जानेंगे कि आठवले साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले जो चुनाव है 5 राज्य के, इसमें RPI कितनी सीट लड़ रही है और कहाँ से आपके उम्मीदवार ये है। तो हम जानेंगे कि आठवले साहब से कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की पार्टी है और आठवले साहब इसका नेतृत्व करते हैं, तो जानेंगे क्या आठवले साहब से। तो मतलब जो 5 राज्यों के चुनाव अभी मतलब हो रहे हैं, अभी तक गोवा है और उत्तराखंड है और पंजाब है, यहाँ का चुनाव हो चुका है। अभी मणिपुर का जो चुनाव है 28 तारीख और 3 तारीख को है और यूपी का चुनाव जो है ये अभी 7 फेज में ये चुनाव है। अभी तक 4 फेज पूरे हुए हैं, अभी 3 फेज में चुनाव है और उसमें मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने खाली मणिपुर में 9 सीटें लड़ने का निर्णय हमने लिया है और वहाँ कम से कम हमारी 2-3 सीट चुनकर आने की संभावना है। मणिपुर में अगर RPI के कुछ लोग चुनकर आते हैं तो बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय हमने लिया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये स्थिति थी कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ने कुछ सीटों पर मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने हमको एक भी सीट नहीं दी। उसका कारण ये है कि बीजेपी को लगता है कि भाई जो पूरा दलित वोट है, ये दलित वोट पूरा मायावती के साथ है, तो RPI को सीट देने से क्या फायदा है, उनको सीट देने से हमको कोई फायदा मिलेगा नहीं। लेकिन हमने उनको तो समझाया था कि भाई माननीय मायावती पर BSP पर लोगों की काफ़ी नाराज़गी बढ़ती जा रही है, उनका जनाधार डाउन होता जा रहा है और लोग मतलब अल्टरनेटिव देख रहे हैं।
आने वाले महापालिका चुनाव में आरपीआई कितनी सीट लड़ने वाली है और पिंपरी चिंचवड, पुणे, मुंबई, ये जो महापालिका है औरंगाबाद, इसमें आरपीआई कितनी सीट लड़ने वाली है? मतलब जो आने वाला महानगर पालिका चुनाव है, 15 महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उसमें कोई नगर पालिका के भी चुनाव है, उसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के भी चुनाव है। उसमें रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करके ही चुनाव लड़ रही है और मतलब रिपब्लिकन पार्टी को बहुत सारे महानगर पालिका में अच्छा खासा प्रदर्शन करने का मौका है। बीजेपी हमको महानगर पालिका में साथ में रखेगी, जिला परिषद में भी हमको साथ में रखेगी और अच्छी सीटें इस वक्त हमारी चुनकर आ सकती हैं और बीजेपी को आरपीआई की काफ़ी ज़रूरी है और आरपीआई कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे पुणे हो, पिंपरी चिंचवड हो, मुंबई हो, नासिक हो, नागपुर हो, अमरावती हो या कल्याण डोंबिवली हो, उल्लासनगर हो, नई मुंबई में हो, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ रिपब्लिकन पार्टी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। रायगढ़ अलीबाग में वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र के नए भवन का उद्घाटन समारोह न्याय सेवा सदन जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत के संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित सभी विभिन्न अधिकारों को प्रदान किया है। हम सभी को न्याय प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि कोई भी इससे वंचित न रहे। ऐसी बात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने उद्घाटन समारोह में कही। धन्य पोंगळी करते हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा दीपक ज्योति नमस्ते। दीपक ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति generate abundance. The ring light symbolizes to enlighten all individuals with knowledge of Creator and to carry them. पुढचे पक्षकार आहेत ज्यांचे मध्य Mediator shall attempt to facilitate voluntary resolution of dispute by the parties, communicate the view of each party to the other to the extent agreed to by them, assist them in identifying the issues, reducing misunderstandings. The parties are definitely bound to have some kind of misunderstandings on matter, that their perception of dispute is only one-sided always, all of you know. And clarifying priorities, exploring areas of compromise could lead to bloodshed and even a war. The conflict would continue for generations. If we turn the pages of Indian history, we find many wars fought for justice. Even though the motive behind some of these wars were noble, in the end, it only led to resentment and destruction. Makes it obligatory for the state to ensure equality before law, and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all is what we all ought to strive for. All the legal services authorities constituted under the Act of 1987 need to ensure fulfillment of this constitutional goal. आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।